नमस्ते साथियों। कल की क्लास में हमने अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था वीबीटी संयोजकता बंध सिद्धांत स्टार्ट किया था। उसमें हमने उपसहसंयोजक यौगिकों की ज्यामिति, उनके चुंबकीय गुणों की व्याख्या के बारे में पढ़ा था और उसका एक एग्जाम्पल मैंने कल आपको समझा दिया था। आज हम उसके 3-4 एग्जाम्पल ले लेते हैं और विशेष बात कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है, कैसे क्वेश्चन आ जाता है, उसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ से आप देखिए विशेषकर कि जो आज का जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो मैंने यहाँ लिखा है CO, सेम उससे मिलता है CO। चलो यहाँ ले लेते CO F6 3- कंपाउंड क्या लिया आपने CO F6 3- 1 मिनट। COF6 अगर इसका नाम आता है तो कमेंट्स में बता सकते हो, माइनस आएगा यहाँ पे कमेंट्स में इसका नाम हेक्सा फ्लोरिडो कोबाल्टेट थर्ड। ठीक है बेटा। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, जो केंद्रीय धातु होता है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। तो केंद्रीय धातु के रूप में हमने यहाँ क्या लिया है, कोबाल्ट। तो कोबाल्ट है तो CO, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या आएगा, आर्गन। इसके पश्चात 3D कक्षक, फिर 4s आता है। 4s के बाद क्या आता है, 4p आता है। 4p के बाद क्या आएगा, 4d आएगा। चलो सब बना लेते हैं अपने यहाँ पे, कोई कन्फ्यूजन ना रहे आपके। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कौन सा आपका 3D 4s 4p 4d। अब देखो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 27। तो आर्गन तक 18, 18 2 20, 21 22 23 24 25 26 और 27। अब एक बात आप विशेषकर यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन बच्चों को ये हुआ कि सही ये आंतरिक और बाह्य किसी संकुल समझ में नहीं आया। अब देखो 3D भी है और 4D भी है। तो ये अंदर डी है और वो बाहर वाला डी है। तो अगर अंदर वाला डी कक्षक काम में आए तो आंतरिक कक्षक संकुल होगा, और यदि बाहर वाला डी कक्षक काम में आए, लास्ट में कौन सा है, बाहर वाला डी कक्षक संकलन में भाग ले तो बाह्य कक्षक संकुल होगा। अब देखो यहाँ इस कोबाल्ट का क्या निकालो आप, वो ऑक्सीकरण अंक। तो कैसे निकालोगे, CO F6 3- जिसका ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना होता है उसको हमने क्या मान लिया, X। कितने F है, 6। एक F का होता है -1 और पूरे पे आवेश कितना, -3। तो X -1 को 6 से गुना किया तो कितने हो गए, -6 बराबर -3। अब ये -6 उधर के जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लस के। तो -3 प्लस के 6, तो X बराबर क्या आ गया, +3 आ गया। X बराबर क्या आ गया, +3 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि कोबाल्ट का ऑक्सीकरण अंक कितना है, +3। तो +3 है तो हम कैसे लिखेंगे इसको, CO3 + Ar। अब देखो 3D 4s 4p 4d। अब यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन को हम रेड पेन से बना लेते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, 3। तो 2 तो ये और तीसरा ये, तो इलेक्ट्रॉन आपके ये शेष रह गए। अब यहाँ पर ये कंडीशन, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गए तो 2 इलेक्ट्रॉन तो ये बाहर चला गया और 1 इलेक्ट्रॉन ये, कोबाल्ट 3+ है। तो अब यहाँ एक बात ध्यान दें आप, जो आपको समझनी है कि यहाँ F लिगेंड है और F होता है वो दुर्बल लिगेंड होता है। तो दुर्बल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है।
हमने कल वाली क्लास में लिखा था कि जो NH3 वो प्रबल लिगेंड है, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो रहा है, लेकिन वहाँ पर अगर दुर्बल लिगेंड हो तो इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा, तो सेम कंडीशन रहेगी। अब देखो लिगेंड कितनी है 6, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी 6, तो जितनी समन्वय संख्या होगी उतने रिक्त कक्षक की आवश्यकता होगी, उतने खाली कक्षक चाहिए। तो खाली कक्षक इनको कितने चाहिए 6 चाहिए, तो 1, क्योंकि इनमें तो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये तो काम आएंगे नहीं, केवल रिक्त कक्षक चाहिए। तो यहाँ से एक कक्षक तो ये हो गए, 3 ये हो गए और 2 ये हो गए, तो कुल कितने कक्षक हो गए बेटा 3, 1, 3, 4, 4, 2, 6। तो ये 6 कक्षक है वो संकरण में भाग लेंगे। जब ये 6 कक्षक संकरण में भाग लेंगे तो अब संकरण देख लो क्या होता है, S 3p और 2d, अर्थात यहाँ पर जो संकरण है वो आपका sp3d2 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर दूं, F दुर्बल लिगेंड है, इस कारण से इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। अब नेक्स्ट पद में इनका कंपाउंड बना सकते हो, तो क्या कंडीशन हो जाएगी, चाहे तो लिख भी दो, अगर आपको याद नहीं तो लिख दे F दुर्बल लिगेंड होने के कारण, F दुर्बल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता है। और अब कंपाउंड कैसे बनेगा वो देख लो, CO F6 3-, एक S 3p और 2d, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये तो 3d था। अब देखो ये 6 लिगेंड, 6 रिक्त कक्षक है, तो 6 रिक्त कक्षक के बाद 6 लिगेंड आएंगे, तो यहाँ पर हमने लिख दिया F F F F F F, और ये F क्या करेगा बेटा, अपना एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में इन रिक्त कक्षक को दे देता है। ठीक है, तो 6 भाग लेने तो कौन कौन से लेने, एक S 3p और 2d, तो संकरण कौन सा हो गया sp3d2, और इनके जो इलेक्ट्रॉन है वो वैसे के वैसे आप भर दो। क्लियर है, आप समझो क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ से बनाना सिखा रहा हूँ आपको कि CO F6 3-, ठीक है। अगर आपसे इसकी ज्यामिति पूछे, आपको इससे इसकी आकृति पूछे, तो उससे पहले ज्यामिति हमें तब पता चलती है जब हमें किसके बारे में पता हो, संकरण के बारे में। तो इसमें संकरण कौन सा हो गया sp3d2, संकरण कौन सा हो गया sp3d2। जब संकरण sp3d2 होगा तो आकृति भी क्या हो जाएगी आपकी अष्टफल की है, आकृति क्या हो जाएगी अष्टफल की है। और जब अष्टफल की आकृति है तो आकृति हम यहाँ बना देते हैं, -3, ठीक है। अब देखो विशेष बात, ये तो आकृति हो गई, संकरण हो गया। अब आपसे यहाँ पूछ लिया जाए इस कंपाउंड के कौन से गुण चुंबकीय गुण। बेटा देखो इसमें एगमित इलेक्ट्रॉन है या नहीं है 1 2 3 4 एगमित इलेक्ट्रॉन है। तो एगमित इलेक्ट्रॉन होने का मतलब इसके चुंबकीय गुण कैसे होंगे, ये कैसा होगा अनुचुंबकीय होगा। क्या होगा, चुंबकीय होगा। आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये कंपाउंड रंगहीन है या रंगीन, तो हमने सीखा था कि जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो कंपाउंड कैसा होता है, रंगीन होता है। तो ये कंपाउंड भी कैसा होगा आपका, रंगीन होगा। और इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है बेटा, 4 है। एगमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 4। तो आप चाहो तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण का मान भी ज्ञात कर सकते हो। और चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान ज्ञात करने का तरीका क्या था, √n+2। तो n का मान कितना आ गया 4 और 4+2। अब इसको आप हल कर लोगे तो आप चुंबकीय आघूर्ण का मान बता सकते हो। तो इस प्रकार से इनके सवाल आते हैं। अब एक एग्जाम्पल एक सवाल में करवाता हूँ तीनों को साथ में। हाँ, अब एक चीज़ और कि विशेष बात अपनी क्या रह गई
कक्षक किस प्रकार के हैं? ये जो कंपाउंड है आपका COF6 पूछा आंतरिक कक्षक संकुल है या बाह्य कक्षक संकुल है, तो आप ये कहोगे कि भार वाला डिकक्षक काम में आ रहा है, अर्थात ये बाह्य कक्षक संकुल है, क्योंकि इसमें ND भार वाला डिकक्षक काम में आ रहा है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। बाह्य कक्षक संकुल को ही आप क्या बोलते हो? उच्च कक्षक संकुल या चक्रण मुक्त संकुल, क्योंकि यहाँ इनका युग्मित इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित नहीं हुए। तो ये कंपाउंड था जो अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले। ये आपका एक और एग्जाम्पल अपना COF6 वाला हो गया है। इसके बाद कुछ एक दो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए इस टॉपिक से रिलेटेड हम उसकी बात कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, अब इसको मिटा देते हैं। इसके बाद एक 3 कंपाउंड है और तीनों दिखने में एक जैसे हैं, लेकिन क्वेश्चन उनके लिए अलग अलग प्रकार से पूछे जाते हैं। चलो उनकी बात और कर लेते हैं हम। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने लिख रहा हूँ और इस एग्जाम्पल को आप समझने की कोशिश करने की क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है। 3 कंपाउंड लिख रहा हूँ जो लगभग आपको ऐसा लगेगा कि सेम से हैं, और क्वेश्चन किस प्रकार से पुटअप होता है वो देखिए यहाँ पे। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि एक कंपाउंड में यहाँ पे लिखा हूँ मैंने NiCl4 2-। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, आपको अगर नजर नहीं आ रहा तो यहाँ पे कि देखो यहाँ पे NiCl4 2-। एक कंपाउंड तो ये है। दूसरा कंपाउंड समझना NiCO4 कोई प्लस माइनस नहीं होगा। और तीसरा कंपाउंड क्या है? NiCN4 2-। सबसे पहले अब देखो इन कंपाउंड को मैं डायरेक्टली बता रहा हूं और फिर हम ये बताएंगे ये बातें कैसे आई। अगर आप इस कंपाउंड को देखोगे तो इस कंपाउंड में जो संकरण है आएगा वो आएगा sp3, इसमें संकरण आएगा आपको sp3, इसका संकरण आएगा dsp2। अंतर आ गया। एक तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है, अब देखो संकरण sp3 है तो इसकी आकृति कैसी हो गई? चतुष्फलकीय। इसकी भी आकृति क्या है? चतुष्फलकीय। और इसकी आकृति हो गई वर्ग समतलीय। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये पुटअप हो सकता है तीनों में किसी की दो की तुलना से कि इसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है और इसकी आकृति वर्ग समतलीय होती है, समझाइए। दूसरा या यहाँ पर हम बात कर लें, इन दो कंपाउंड की बात कर लें तो कि ये चतुष्फलकीय और ये वर्ग समतलीय, और यहाँ पर इसकी आकृति हमने क्या बता दी? चतुष्फलकीय। तो विशेषकर या तो इसकी और इसमें तुलना करवा सकते हैं, इसमें या इसमें। और इसके अलावा ये रंगीन है या रंगहीन, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय या अचुंबकीय, जो हम शब्द यूज कर लेते हैं उसके लिए। तो इनका भी प्रश्न पूछा जा सकता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, इनकी ज्यामिति क्या होती है। तो एग्जाम में मैंने कहा कि इस प्रकार से लिखे होंगे, कोई भी दो कंपाउंड मिलेंगे। अब हम इन तीनों को हल करते हैं तो पहले इसकी बात कर लेता हूँ, फिर उसको और फिर उसको, तीनों को हम फटाफट समझ लेते हैं। पहला कंपाउंड आपके सामने मेरा जो लिखा हुआ है वो है NiCl4। तो सबसे पहला काम क्या था? निकिल है, तो निकिल। इससे पहले कौन सी अक्रिय गैस आती है? आर्गन। कौन सी आती है? आर्गन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है इसका? 3D। (4s) और यह मैंने बना दिया 4p। अब देखो ये 3D
ये 4s और ये 4p। अब देखो निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना, तो निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28, तो आर्गन तक कितने हो गए 18, 18 2 20, 1 21, 22 23 24 25 26 27 28 हो गया। अब इस कंपाउंड में हमें क्या है निकिल का ऑक्सीजन अंक निकालना है, तो समझते हैं यहाँ पे NiCl4, NiCl4 ऊपर है -2, तो जिसका ऑक्सीजन अंक ज्ञात करना है उसको हमने क्या मान लिया x। कितने Cl है 4, एक Cl का होता है -1 और पूरे पे आवेश कितना -2, तो x -4 बराबर -2, तो x बराबर -2 + 4, तो x बराबर क्या आ गया आपके +2 आ गया। तो निकिल का ऑक्सीजन अंक क्या है यहाँ +2 है, तो लिख दो यहाँ पे Ni2+, क्या कर दिया बेटा Ni2+, सेम कंडीशन। इसके बाद अब यहाँ से आपको ये समझना है कि +2 होने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इससे बाहर जाएंगे, तो यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो इसके इलेक्ट्रॉनों की जो कंडीशन आ गई वो क्या आ जाएगी, इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2, ये रह जाएगी कंडीशन आपकी। क्लियर है। अब देखो कितने लिगेंड जुड़े हुए 4, तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है 4। अब एक विशेष बात यहाँ पर आप ये भी गौर कर लेना कि ये जो Cl है वो कैसा लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। इसके बारे में मैंने कह दिया कि प्रबल लिगेंड क्या होता है, दुर्बल लिगेंड क्या होता है, ये अलग से मैं अगला जो सिद्धांत पढ़ेंगे हम CFT वाला, उसमें आपका क्लियर हो जाएगा। तो हो गई कंडीशन। अब देखो समन्वय संख्या 4 है, तो इसको 4 खाली कक्षक की आवश्यकता पड़ेगी, तो इनमें तो इलेक्ट्रॉन है, तो एक खाली कक्षक तो क्या हो गया आपका S का, और 3 खाली कक्षक हो गए P के। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ गया कि इसमें संकरण कौन सा होगा, sp3। संकरण कौन सा होगा, क्यों इनमें तो इलेक्ट्रॉन तो एक S और 3 P, लिगेंड कितने 4, इसकी समन्वय संख्या कितनी है 4, तो जितनी समन्वय संख्या होती है उतने रिक्त कक्षक की इनको आवश्यकता होगी। तो समन्वय संख्या 4 है, तो आगे वाली कंडीशन में हम कह सकते हैं NiCl4 2- आर्गन, तो क्या हो जाएगा ये 5 और ये 4 एक साथ मिल जाएंगे, हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे Cl- Cl-, 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 ये चारों जो Cl है अपना जो लोन पेयर है वो इन खाली रिक्त कक्षक में दे देंगे, जिससे यहाँ पर कौन सा बंध, उपसहसंयोजक बंध का निर्माण हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कंडीशन, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन तो ये भर सकते हो यहाँ से ही कंडीशन वाली आपकी। अब देखो इतनी बातें समझ में आ गई। अब यहाँ से आप इन चीज़ों के बारे में बिल्कुल इजीली बता सकते हो कि NiCl4 2- संकरण क्या आएगा बेटा, ये कौन सा संकरण है इनमें sp3। sp3 संकरण होगा तो इसकी कंपाउंड की आकृति क्या होगी, चतुष्फलकीय है। और चतुष्फलकीय की आकृति बनाने का तरीका क्या था, ये निकिल आ गया, एक Cl ऊपर, दूसरा Cl यहाँ, तीसरा थोड़ा सा इधर, और ये 4C हो गए। और चाहो और इसको इफेक्टिव बनाना चाहो तो इसको इस प्रकार से भी आप एडिटिंग करके दिखा सकते हो कि इस प्रकार से इसकी स्ट्रक्चर होती है रियल में, ये इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये रियलिस्टिक समझिए। अब देखो इस पूरे पे आवेश कितना है -2, तो इस पूरे के कोष्टक में ऐसे बंद करके क्या लगा दिया -2। अब देखो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने बेटा 2 है, साफ साफ नजर आ रहा है कि इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 2 है। तो इसका मतलब अगर हम चुंबकीय प्रकृति की बात करेंगे तो ये क्या होगा आपका अनुचुंबकीय, क्या होगा अनुचुंबकीय, और कैसा कंपाउंड होगा, रंगीन होगा, क्या होगा रंगीन। और चुंबकीय आघूर्ण आप ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का मतलब ये है, यहाँ फॉर्मूला क्या था, μ = √n
N+2, N+2, n का मान कितना गया 2, तो 2 और 2 + 2, इसको आप हल करके इसका चुंबकीय आघूर्ण का मान भी ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ से क्या बात क्लियर हो गई, आपकी माइंड में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। NiCl4, ये जो आपका NiCl4 2- है, संकरण Sp3, आकृति चतुष्फल की प्रकृति कैसी होती है, अनुचुंबकीय, कैसा कंपाउंड है, रंगीन है। इन्हीं से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको इजीली समझ में आ गई। इसके बाद इसका हम नेक्स्ट एग्जांपल वो ले लेते हैं, कोबाल्ट वाला, NiCO4 वाला। तो पहले आप जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ें। काफ़ी चीज़ें आज हमें पढ़नी है चैप्टर के बारे में। इसके बाद कंपाउंड को चेंज करते हैं। यहाँ पर आपका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं उसके बारे में देखना आप। इस डायग्राम को मैं वापस से इसी को यूज कर लेंगे, जिससे आपके काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगा और टाइम अपने को थोड़ा कम लगे। अगला जो कंपाउंड मैं यहाँ ले रहा हूँ वो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो NiCO4। अब CO कौन सा होता है, कार्बोनिल। कौन सा लिगेंड है, कार्बोनिल बोलते हैं, और ये प्रबल लिगेंड होता है। अब देखो NiCO4 के अंदर ज्ञात करना, तो देखो यह संकरण ज्ञात करना आपको। सबसे पहले निकिल धातु का ऑक्सीकरण निकालते हो, कैसे निकालोगे यहाँ पे कि NiCO4। अब देखो जिसका ऑक्सीकरण ज्ञात करना उसको क्या मानते हैं, X। कितने लिगेंड है, 4। और कार्बोनिल होता है वो हमने पढ़ा था उदासीन लिगेंड होता है, और उदासीन लिगेंड पे कोई आवेश नहीं होता है। तो इस पे आवेश कितना होता है, 0 बराबर। इस पूरे कंपाउंड पे कोई आवेश नहीं, इसका मतलब यहाँ पर भी क्या गया 0, तो X क्या हो गया 0। इसका मतलब X का मान कितना गया 0, अर्थात निकिल का यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, 0 है। याद होना चाहिए कि यहाँ पर ये जो निकिल है इसका ऑक्सीडेशन अंक क्या है, 0 है। अब जब समझते हैं तो यहाँ पर पहले कंडीशन तो ये आएगी निकिल के लिए। अब यहाँ पर निकिल +2 नहीं है, निकिल वैसे का वैसे रहने वाला है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर जब आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो आपके इलेक्ट्रॉन ऐसे की ऐसी कंडीशन में रहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन, देखो आप समझो, नॉर्मल था ये निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब निकिल इसी अवस्था में है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो ऑक्सीकरण संख्या है 0, अर्थात ये कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करेगा। तो इसके पास साथ के साथ जो जितने भी इलेक्ट्रॉन है, ये जितने भी इलेक्ट्रॉन वो सब इसी कंडीशन में रहने वाले। अब बस अभी यहाँ पर आपको एक विशेष बात देखनी है कि CO कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। क्या है, CO क्या है, प्रबल लिगेंड है। तो प्रबल लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाएगा, युग्मन। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि CO प्रबल, इसको भी हम कर लेते हैं NiCO4 कर लेंगे। CO प्रबल लिगेंड होने के कारण, CO प्रबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। किसका, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन। अब इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा तो क्या सिस्टम बनेगा वो समझ लो आप। सिस्टम क्या बनेगा उसको आप यहां से समझ सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन ये तो थी आपकी। अब यहां कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो यहां वाला 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, ये कंडीशन। क्यों, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने से, प्रबल लिगेंड होने से ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, और ये कंडीशन हो गई। अब देखो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं यहाँ पे, 4। तो 4 खाली कक्षक चाहिए, तो 1 S हो गया और 3 P हो गया। तो सीधी सी बात है, यहाँ संकरण कौन सा हो गया, Sp3। 4 लिगेंड कौन कौन से लिख देते हैं यहाँ पे, कार्बोनिल 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर ये अपना लोन पेयर क्या करेंगे, ये अपना लोन पेयर इन धातु के रिक्त कक्षक को, जो खाली कक्षक है ये, उनको दे देंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये कंडीशन आ जाएगी। अब यहाँ से आप समझो कि इसमें संकरण कौन सा आया है, Sp3। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं, मैं समझा दो आपको कहीं गलती ना हो जाए कि NiCO4 लिखा। सबसे पहले विशेष बात, संकरण की बात करें तो संकरण कौन सा हो गया,
sp3 और sp3 संकरण है तो सेम बात है कि आकृति क्या होगी, चतुष्फल की है। अब सुनो, चतुष्फल की आकृति बनाने का तरीका अभी हमने सीखा था। यहाँ ni, ये एक CO ऊपर, दूसरा CO इधर, तीसरा थोड़ा सा तिरछा, चौथा ये CO, ये बन गई चतुष्फल की आकृति। अब इसको अगर आप थोड़ा और इफेक्टिव बनाना चाहो तो इनको आपस में अटैच कर सकते हो, इस प्रकार से जुड़ा हुआ आप इनको दिखा सकते हो। इस प्रकार से ये आकृति इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी चतुष्फल की आकृति। अब यहाँ से आप एक विशेष बात पकड़ना कि जब हम इसके कौन से गुण की बात करें, चुंबकीय गुण, जो पहले वाला कंपाउंड sp3 चतुष्फल की था लेकिन उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब के सब क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। सब के सब इसके अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है। और युग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसकी प्रकृति प्रतिचुंबकीय हो जाएगी। अचुंबकीय बोलते हैं, उससे ज़्यादा कंफर्टेबल शब्द क्या होता है, प्रतिचुंबकीय हो गई। और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसकी आकृति कैसी हो जाएगी, रंगहीन। क्या हो गया, रंगहीन। कैसा हो जाएगा ये, रंगहीन, प्रतिचुंबकीय और रंगहीन कंपाउंड है। और इसके लिए चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान कितना आएगा, 0, क्योंकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी है, 0 है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें और रियलिटी बहुत इजीली आप इसको समझ गए, कोई परेशानी वाली बात आपके नहीं है। स्क्रीनशॉट हो गया आपका। अब आगे हम बात करते हैं। अब इसके बाद इसका जो एक और कंपाउंड थे, 3 लिखे थे मैंने सेम से, तो तीनों अगर आप अच्छी तरीके से याद कर लोगे तो कोई भी कंपाउंड का हो हम इस प्रकार से बना के उसके बारे में डिटेल से ये चीज़ें बता सकते हैं। और शॉर्ट में भी अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो तो आप चीज़ें बता सकते हो। अगला जो कंपाउंड हम ले रहे हैं वो हमने यहाँ पे लिया है NiCN4 2-, NiCN4 2-। पहले यहाँ इसका ऑक्सीजन निकाल लेते हैं, निकल का तो NiCN4 क्या लिखा है, 2- के। तो जिसका ऑक्सीजन अंक निकालना होता है उसको क्या मानते हैं, X। Cn कितने, 4। Cn कैसा लिगेंड है, ऋणात्मक एक दंतु लिगेंड। तो इस पे आवेश कितना होता है, -1 बराबर पूरे पे आवेश कितना, -2। तो X ये क्या हो जाएगा, -4 बराबर -2, उधर जाएगा तो प्लस का, तो x बराबर -2 प्लस के 4, तो x बराबर +2। तो यहाँ पर इस निकिल का ऑक्सीकरण अंक कितना आ गया, +2 आ गया। कितना गया, यहाँ पर इस निकिल का ऑक्सीकरण अंक हमने कितना लिख दिया, +2 लिख दिया। अब देखो सबसे पहले वही तरीका कि निकिल लिखा, निकिल का परमाणु क्रमांक 28, तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है, आर्गन आती है, आर्गन जो आप बोलना चाहो। इसके बाद आपका 3D 1 2 3 4 5, इसके बाद 4S और यहाँ पर क्या हो गया 4P। अब देखो यहाँ हम लिख रहे हैं 3D, ये लिखा मैंने 4S, यहाँ कर दिया 4P। निकिल का परमाणु क्रमांक होता है 28, तो 28 आर्गन तक हो गया 18। उसके बाद किसे याद करना, 18 2 20 21 22 23 24 25 26 27 28। अब हमें पता है कि निकिल का जो ऑक्सीजन अंक होता है वो क्या होता है, +2 होता है। अर्थात ये कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, +2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा यहाँ पे Ni2+, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे तो कंडीशन क्या बनेगी, तो यहाँ से हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है। तो सीधी बात है, जब 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो यहाँ वाले दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले जाएंगे, तो ये शेष कंडीशन बच गई है आपकी। अब देखो यहाँ पे एक विशेष बात जो मैं बता रहा हूँ हो गया, ये नाम जो रखना, ये 3D है, ये 4S है, 4P है। साइनाइड के लिए आपने कल की क्लास में भी हम पढ़ चुके हैं कि Cn कैसा लिगेंड होता है, परबल लिगेंड होता है। कैसा लिगेंड है ये,
परबल लिगेंड है, और परबल लिगेंड होगा तो इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा, युग्मन होगा। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दो कि Cn माइनस परबल लिगेंड होने के कारण, Cl माइनस परबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। Cn माइनस परबल लिगेंड होने के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होगा। अब इलेक्ट्रॉन का युग्मन होगा तो क्या होगा, ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा एक साथ। तो कंडीशन क्या बन जाएगी, Ni2 प्लस Ar। अब यहाँ से आप देखो कि परबल लिगेंड हुआ तो कंडीशन क्या हो गई कि ये कंडीशन थी आपकी, ये तो परबल लिगेंड होने से ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखो शेष क्या बचा, 3d4s4p। कंपाउंड की समन्वय संख्या कितनी है बेटा, 4। तो जितनी समन्वय संख्या है उतने खाली कक्ष की आवश्यकता होगी। तो एक तो ये रहा डी का, एक एस का 4 ही चाहिए, और 2 हो गए पी के। इसका मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है, यहाँ संकरण क्या हो गया, DsP2। संकरण क्या हो गया यहाँ पे, DsP2। संकरण क्या हो गया, एक डी का आ गया, एक एस का आ गया, और 2 पी के आ गए। तो संकरण क्या हो गया, DsP2। इसका संकरण हो गया, क्योंकि डी में एक ही खाली था तो एक डी का ले लिया और एक एस का ले लिया, और पी के कितने, 2। फिर से रिपीट है कि कितने कक्षक लेने वो इनकी समन्वय संख्या पर निर्भर करेगा। तो इसकी समन्वय संख्या कितनी है, 4, तो 4 ले लिया, तो संकरण ये हो गया। तो लास्ट में कंपाउंड कैसे बनेगा आपका, NiCN4 2 माइनस आर्गन। तो ये चारों अपने एक साथ हो जाएंगे, और जितनी आवश्यकता उतनी शो करने, उससे ज़्यादा अपने को शो करने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 मैंने यहाँ कर दिए। तो यहाँ तो आपका संकरण वाला मामला था, तो DsP2 हो गया। कौन कौन से लिगेंड है यहाँ पर, Cn है, तो एक Cn, दूसरा Cn, तीसरा Cn, चौथा Cn, और ये अपना लोन पेयर है वो इन रिक्त कक्षक में दे देंगे। तो इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया, और इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ से साफ क्लियर हो गया कि पहले वाले जो 2 निकल के कंपाउंड लिए थे उनमें sp3 संकरण था, और इसमें कौन सा है, DsP2। अब देखो इसको हम यहाँ समझते हैं, इसको हम ये कर लेते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब देखो पहली बात आपको याद के रखना था, NiCN4 2 माइनस, NiCN4 2 माइनस। अगर इस कंपाउंड के अंदर आपसे कोई संकरण पूछे तो संकरण कौन सा होगा, DsP2। और DsP2 होने का मतलब इसकी आकृति क्या हो गई, वर्ग समतलीय। इसकी आकृति क्या होगी आपकी, वर्ग समतलीय। इसकी आकृति हो गया वर्ग समतलीय। को आप कैसे बनाते हो, तो सीधा सा तरीका था, आकृति हम इस प्रकार से बनाते हैं, Ni और पूरे पे कितना आवेश है, -2। अब देखो इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन है क्या, लास्ट वाली कंडीशन में, पहले नहीं लिखना है, लास्ट में लिखना। इसमें एकमित इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं है। तो एकमित इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब इसकी प्रकृति है, चुंबकीय गुण है, वो क्या हो जाएगा, ये प्रतिचुंबकीय। कैसा कंपाउंड हो जाएगा, रंगहीन। तो इस प्रकार की बातें हमें तभी समझ में आ पाती है कि इनके लिए हम क्या लिखें, जब हमें ये ढंग से समझ में आता है। और ये सब का सब हमने किस में पढ़ा है, CF VBT। CFT तो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी थी वो क्या थी, VBT। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाएगी VBT के अनुसार बताइए, तो आपको ऐसा बना के इनको समझा के बताना है। आप स्क्रीनशॉट लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा आपका। अब आगे,
अब देखो बेटा, इतनी बात समझने के बाद मैंने फिर से क्लियर कर दूं कि VBT से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं। आपको कंपाउंड मिलेगा, उसके बारे में कुछ भी पूछ सकता है। जैसे कल हमने एक कंपाउंड के लिए लिखा था, वो मैं यही समझा दूं आपको। जैसे हमने ये पढ़ा था कि CONH3 6 3+ दूसरा कंपाउंड क्या था, एक और COF6 3-। हाँ, एक बात और, ये इसमें अंदर वाला डिकक्षक काम में आ रहा है। तो अंदर वाला डिकक्षक काम में आने का मतलब ये किस प्रकार का संकुल हो गया, आंतरिक कक्षक संकुल, जिसको आप निम्न चक्रण संकुल कहते हो। ध्यान रखना विशेष बात। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ये कंपाउंड है, ये आंतरिक कक्षक संकुल है, ये बाह्य कक्षक संकुल है, या ये कंपाउंड होता है वो रंगहीन होता है, ये कंपाउंड रंगीन होता है, ये कंपाउंड प्रतिचुंबकीय होता है, ये कंपाउंड अनुचुंबकीय होता है। समझे? तो किसी प्रकार से इनका लैंग्वेज को बना के इनसे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये आपका समाप्त हुआ आज VBT, और कल की जो क्लास हम करेंगे उस क्लास के अंदर हम CFT को स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर दो महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे, डी कक्षकों का विपाटन और अष्टफलकीय, जैसे अष्टफलकीय संकुलों का विपाटन और चतुष्फलकीय संकुलों का विपाटन के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है।